हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। और कौन से बैच पे? शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो सभी? पहले तो ये बातचीत कर ली जाए, कैसा चल रहा है और ये जो सेशन चल रहे हैं लाइव क्लासेस रिजल्ट वाले, उसमें कितना मजा आ रहा है? भैया मजा आ रहे हैं ना? जो वहाँ साथ मिलजुल के बातें हो रही है उसका मजा शानदार तरीके से चल ही रहा है। और ये जो लाइव क्लासेस आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, रिकॉर्डेड जो क्लासेस चल रही है, इसमें जो प्यार आपका धीरे धीरे मिलता जा रहा है, और पता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्यार आप लोग का और मिलता जाएगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं भैया बिजनेस स्टडी के मेंटर, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ और हमारी बात चल रही है भैया बिजनेस इन्वायरमेंट पे। किस पर चल रही है? बिजनेस इन्वायरमेंट। और जैसे कि हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई साहब बिजनेस तो हो गया ये, और इसके इर्द गिर्द हो गए सारे इन्वायरमेंट। अब इस बिजनेस को इस इन्वायरमेंट में क्या करना है? रन करना है। इस बिजनेस को इस इन्वायरमेंट में क्या करना है? रन करना है। ठीक है, इसकी जो भी मुश्किलें ये फेंकेगा, ठीक है ना, जो भी मुश्किलें ये फेंकेगा अंदर से धमाधम 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 धमाधम, और उन इन्वायरमेंट से क्या करेगा? ये लड़ेगा, उन इन्वायरमेंट को स्कैन करेगा, उसमें ग्रैब करेगा भैया अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है हमारे लिए, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज किस बारे में बात करेंगे? आज बात करेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस को लेकर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो क्या बोल रहा भैया? दैट इज डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कितने प्रकार के डायमेंशन होते हैं? जैसे कि हमने बात की थी हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। तो ये जो एनवायरनमेंट ये क्या करते हैं बेटा? ये कहीं ना कहीं से चैलेंजेस थ्रो करते रहते हैं। किसको थ्रो करेंगे? बिजनेस को। और बिजनेस के पास कोई इनको कंट्रोल करने का सोर्स नहीं है, क्योंकि आउटसाइड है। और आउटसाइड है तो क्या करेंगे? ये इंपैक्ट करेंगे इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के साथ में। भैया आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, वो आप मान लीजिए खुद बिजनेस हो, भैया पढ़ाई को ले लीजिए, सिंपल सा ले लीजिए, ठीक है, पढ़ाई को ले लिया आपने, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब सडनली सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया कि भैया ये चैप्टर ऐड ऑन हो गया ना। आप बिजनेस मान लो, अपना बिजनेस हो, और ये नोटिफिकेशन आ गया कि भैया ये पहले एनपीओ जो था वो हट गया था, वापस नोटिफिकेशन एमपीओ पढ़ो भैया, रेशियो में कुछ चेंजेस कर दिए, कैश फ्लो में कुछ चेंजेस कर दिए, तो ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ नहीं कर सकते आप। कर सकते हो? नहीं करते। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को अडेप्ट करना पड़ेगा, और फिर उस चैलेंजेस से लड़ना पड़ेगा। तो सेम वे बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ता है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। लड़ना इसलिए पड़ता है कि भैया अगर उसको टिकना है मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटिव एज हासिल करनी है, सरवाइव करना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है, प्रॉफिट कमाना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो इन इन्वायरमेंट के साथ लड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की थोड़ी डायमेंशन की डेफिनेशन के साथ। तो हमारे चौरसिया साहब एज यूजुअल हिट एंड फिट अपने बंदे आ चुके हैं, जुड़ गए हैं आपके साथ, याद करते रहते हैं आपको, थोड़े से बीमार हो गए थे बीच में पर अब ठीक है। एंड मिस्टर एक्स द हैंडसम पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो यहां बोल रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन क्या क्या है, ठीक है, तो क्या मतलब है पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस किस पे होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर होता है, वो सब क्या कहलाता है बेटा? डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। वो सभी फैक्टर्स, वो सभी जो उसके फोर्सेस हैं, वो जो सभी इंस्टीट्यूशन है, जो अपने जब उनमें बदलाव आता है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे के अंदर वो किसमें बदलाव करेंगे? वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस करने के तरीके पे क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आया था, जीएसटी आया था, अभी आया भैया 2000 के नोट सितंबर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कोविड, तो ये जो भी है ये आपके कंट्रोल में नहीं था, और ये सडनली जब आते हैं तो उसके हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। भाई कोविड आने के बाद क्या आपने अपने को चेंज नहीं किया? हेल्थी रूटीन अपनाया नहीं? क्या आप घर रुकने के लिए मजबूर नहीं हुए? रुके ना घर, आराम से एंजॉय भी किया, बिजनेस इफेक्ट भी हुआ,
कईयों के बिजनेस बंद भी हो गए, कईयों के अपॉर्चुनिटी मिल गई, कईयों के लिए थ्रेट था। तो ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, ये सभी इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सभी फोर्सेस हैं, ये सभी इंस्टीट्यूशन है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो कौन से हैं डायमेंशन की बात करेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये 5 डायमेंशन को हम लेके बात आज करेंगे। क्या पांचों कर लेंगे? अरे नहीं रे पगले, पांचों एक साथ थोड़ी पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। चलिए जी, तो पहली बात कर लेते हैं हम किस इन्वायरमेंट को लेकर, हमारे भैया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो मैंने फोटो लगाई वो क्यों लगाई, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है बेटा, या इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बोल लो, ये कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट, ये इंप्रूवमेंट जरूरत होती है। क्यों होती है, इसका रीजन अभी आगे हम पढ़ेंगे। चलें कैसे, चलिए जी। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं दैट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैव इमीडिएट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेसमैन। सीधा इंपैक्ट आता है, डायरेक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म कुछ इन्वायरमेंट होते हैं जिनका इंपैक्ट लॉन्ग रन के अंदर आता है, धीरे धीरे बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है, पर इकोनॉमिक का डायरेक्ट आता है। अगर इकोनॉमिक की बात करूं तो अपनी जीडीपी से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं इसको। किससे कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं ना। और यहाँ पे हम रियल जीडीपी की बात करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे आप, इकोनॉमिक्स की मेंटोर जो पढ़ाएगी तो आपको रियल जीडीपी समझाएगी। थोड़ा समझने के लिए मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए 2010 के अंदर और 2011 में, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ सेम यूनिट 1 लाख, अरे 1 लाख 1 लाख यूनिट की समय कॉस्ट थी 5 लाख, मतलब 5 रुपए के हिसाब से था। अब कॉस्ट हो गई 7 लाख, मतलब 7 रुपए यूनिट के हिसाब से हो गया। तो अगर आप 5 लाख और 7 लाख को कंपेयर करोगे तो बोलोगे भैया बढ़िया इंक्रीज हुई, ग्रोथ दिख रहा है। पर अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से जाओगे तो बोले भैया कहां ग्रोथ है। पिछले साल भी 2010 में प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट हुआ था, 2011 में भी 1 लाख हुआ है। इट मींस इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से चीजें महंगी हो गई, इसलिए आपको लग रहा है कि चीजें ज्यादा कमा ले। कमाया नहीं है। कमाना कब होगा ज्यादा, जब आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ करेगी। मतलब ये 1 लाख की जगह कितना होता, 1,20,000 होता, 1,50,000 होता, तो हम बोलते भैया अब क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है। तो जीडीपी बढ़ेगी अगर रियल, तो ऑब्वियसली लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। बढ़ती नहीं बढ़ती भैया। अब किसी भी बिजनेसमैन, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब कि अपने किसी इन्वायरमेंट में रन करती है तो वो देखती है भैया उस इन्वायरमेंट में जो बंदे हैं, जैसे इंडिया बोलते हैं भाई मिडिल क्लास फैमिली सेक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी उस हिसाब से होगी। रिच पीपल ज्यादा हो तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, लोअर मिडिल क्लास होगी तो उसकी डिस्पोजेबल कम होगी। तो जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो वहां पे जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो भैया फिर आप क्या कर सकते हो, वहां पे उस तरह के प्रोडक्ट बनाओगे। भाई अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो आपके प्रोडक्ट्स अगर महंगे भी होंगे तो लोग परचेज करेंगे, क्वालिटी वाइज भी परचेज करेंगे। देखेंगे जैसे आपके एरिया वाइज देख लीजिए, बहुत सिंपल शब्दों में समझना है इसको आप। अगर मैं जयपुर की बात करता हूँ, जयपुर में एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट, विद्याधर नगर हो गया, वैशाली नगर हो गया, मानसरोवर हो गया, ठीक है, फिर शास्त्री नगर हो गया, ये कुछ एरियाज हो गए, जगतपुरा हो गया। अब यहाँ पे जो अगर पोस्ट इलाके की बात करो, जो भाई बड़े बड़े लोग रहते हैं, वैशाली हो गया, विद्याधर नगर हो गया, ठीक है, मानसरोवर साइड थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े होटल्स ओपन होते हैं। क्योंकि यहाँ पता है कि यहाँ पे लोगों के पास जो इनकम है वो डिस्पोजेबल इनकम अच्छी है। अगर यहाँ होटल्स रेस्टोरेंट बड़े बड़े खोलोगे तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा महंगा चार्ज भी करोगे तो देने को तैयार है। नहीं दिल्ली चल जाओ, मुंबई चल जाओ, वहाँ भैया आप देखते हो ना, विराट कोहली ने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, वहाँ बिल आता है कि 1-2 लाख रुपए का बिल आ जाता है नॉर्मल, वो तो 70,000 80,000 पॉसिबल है अपने लिए नहीं है। तो आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसी है उस पर काफी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा रन करेगा। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है किस टाइप के प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर लेकर आएगा या किस तरह की सर्विसेज वो देगा। सो दैट्स व्हाई इट सेज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स इमीडिएट इफेक्ट है। जैसे बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक द टाइमली एक्शन, तो उसको ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना है। अगर वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करेगा तो समस्या हो जाएगी। भैया आप मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग कम परचेज करेंगे, क्योंकि लोगों की जो बजट है, मंथली बजट, वो बिगड़ जाएगा।
तो आपको प्रोडक्शन आप फुल स्केल पे थोड़ी करोगे, आप थोड़ा सा डिक्रीज करोगे प्रोडक्शन को। अगर फुल प्रोडक्शन कर दिया आपने और लोग, क्योंकि भैया इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, लोग पहले 10 खरीदते थे अब 2 ही खरीदेंगे, या 10 खरीदते 8 ही खरीदेंगे, 7 ही खरीदेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा स्टॉक आपका पड़ा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बर्डन क्रिएट हो जाएगा, पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपको एक बिजनेसमैन को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंड, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी बेटा 1991, याद है ना, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, काफी अच्छी तरह डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लासों के अंदर, इसी चैप्टर का पार्ट है। तो 1991 से पहले आपको पता है ना, इंडिया जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करती थी, क्योंकि हम चोट खाए हुए थे। चोट क्यों खाए हुए थे? क्योंकि अंग्रेजों ने आके बिजनेस के नाम पे हम पे धोखाधड़ी करी, बाद में वो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला और हम पे शासन करने लगे, काफी 200 सालों से ज्यादा शासन किया उन्होंने। फिर हम जब आजाद हुए तो एक सबक मिल लिया हमने कि भैया अब अंग्रेजों को नहीं आने देना, चीटिंग करते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं ना सिंघम में जयकांत सिंह रे, चीटिंग करता है, चीटिंग करता है, तो वैसे हमारा एक माइंडसेट हो गया। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा 1997 या 1979 की गवर्नमेंट का एक एग्जांपल भी दूंगा, जहां पे हमने एक रिजोल्यूशन भी पास कर दिया था कि भैया जो बाहर की फॉरेन कंपनीज है उसको इंडिया में अलाउ नहीं बिजनेस करने को लेकर, तो उनको अपना वाइंड अप करना था बिजनेस, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर लगा था। पर 1991 आते आते इंडिया का हाल हो गया बेहाल, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे और इंपोर्ट हम दबा के कर रहे थे, तो फॉरेन रिजर्व हो गए थे कम, और इंडिया के लग गए थे, क्या लग गए थे भैया, कठिनाई हो गई, जो पाकिस्तान का आज हाल हो चुका है, रिजर्व हो गया कम, क्योंकि अब इतना ही पैसा बचा था कि कुछ दिन का इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट नहीं कर सकते, वीकली और 2 वीक का इंपोर्ट कर सकते थे हम। फिर भैया हमारे जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बाद में कि हमारे पीएम भी बने, ठीक है, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह जो थे हमारे पीएम जो बने बाद में, वो गए वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, डिस्कशन हुआ, और 1991 उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया। तो 1991 की बात कर रहा है, ब्रॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेसमैन। तो जैसे 1991 आया तो भैया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत थे, वो ओपन हो गया, बिजनेसमैन अपने हिसाब से काम कर सकता था, रियल जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई, तो अब बिजनेस को फायदा देखने को मिला कि हाँ भाई अब लोगों को, अब जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्राइस सीलिंग जो लगाया करते थे कि भैया इससे ज्यादा महंगा आप नहीं बेच सकते, वो चीजें खत्म हो गई। अब जो अच्छी क्वालिटी बनाएगा, लोगों को जो पसंद आएगा वो परचेज करा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ समझ में, चलिए जी। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटल इनकम की बात कर ले, प्रॉफिट अर्निंग रेट की बात कर ले, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इनकी बात कर ले। ये जो हर चीज है ये आपको डिटेल्ड के अंदर कहां देखने को मिलेगी, जो आप इकोनॉमिक्स की क्लास जोड़ोगे, ठीक है, जो आपकी मेंटोर है उनसे जब मिलोगे और जो आपको एक एक पॉइंट समझाएगी, बड़ा ही क्लियर हो जाएगा। तो उस समय मतलब ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू बात है कि जब भी इनमें फर्क आएगा तो ऑब्वियसली आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फर्क आएगा, आपके जीडीपी डिस्पोजेबल इनकम में फर्क आएगा। जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जितनी कम डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उतनी ज्यादा थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं। आगे बात समझ में, चलिए जी। आगे कहना चाहता है हमसे, ये आगे हमसे कहना चाहता है भैया कॉमन फैक्टर्स जो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, वो कौन से जैसे कि मैंने बात किया जीएसटी को लेके, जीएसटी बिल आया, सभी बिजनेस को इफेक्ट हुआ, मैंने बोला ना डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, डिमोनेटाइजेशन आया डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन आएगा डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, समझ में आ गई बात। तो यहां पे वो बात करना चाहता है कि जीएसटी आया, जीएसटी बिल पास हो, भैया अब जो काम होगा, जो तरीके होंगे काम करने के, उसमें बदलाव होंगे। अब आपको काम करना पड़ेगा एकदम 1 नंबर के अंदर, 1 नंबर 2 नंबर वाले काम बंद होंगे। अब जो 2 नंबर के पैसे कमाते हैं उनकी होगी टेंशन भैया, वो सोचे भैया जो पैसे छुपा के अपन जेब में डाल के ले जाते थे अब कैसे लेके जाएंगे, क्यों ट्रांजैक्शन जो है सारे क्या हो रहे हैं, 1 नंबर में हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन सारे बिल के साथ हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन सारे टैक्स में हो रहे हैं। हाँ वो टैक्स कटेगा, ऑब्वियसली जीएसटी इश्यू करोगे तो लोग गवर्नमेंट को पता है भैया इतना आपने माल बेचा, टैक्स पहुंचा दो, समझ में बात। सो दूसरा डिमोनेटाइजेशन हुआ 500 और 1000 रुपए का नोट, ये तो बहुत यादगार दिन है सभी के लिए, यादगार है ना। 8 बजे का टाइम, आज भी लोगों की दिल की धड़कनें उतनी ही तेज बजती है। अगर मोदी साहब बोल दे कि 8 बजे मैं आ रहा हूं, वो 8 बजे जब पहली बार आए थे भाई साहब, जो तहलका मचा था, हाँ मजा आ गया था मेरे को। तो लोग यूं चल रहे हैं भाई, उस दिन रात को मैं सोया नहीं, क्योंकि अपने पास तो है नहीं, अपन काहे को टेंशन ले। पर उस दिन रात को मैं जब निकला अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेके, उसकी गाड़ी लेके आया, हम गाड़ी लेके निकल गए भाई, देख रहा था माहौल क्या चल रहा है शहर का।
रात के 12 बजे, मतलब दुकानें बंद हो चुकी थी, 8 बजे मतलब ऑलमोस्ट हो गया था ना, ये आ चुका था कि 8 बजे अनाउंस कर दिया। उसके बाद जो दुकानें ऑलमोस्ट 10 बजे बंद हो जाती है भाई, पूरी रात 4 बजे तक सुबह दुकानें खुली हुई थी। और हम बैठ के बढ़िया चाय वाली दुकान भी खुली हुई थी भाई साहब, उस दिन चाय पी रहे थे बैठ के। ज्वेलर्स की शॉप पे वहां गए, वहां देखा भैया लोग ऊपर तली पड़े ज्वेलर्स की शॉप पे। 50 जो उस समय भाव था 40,000 रुपए, 40,000 रुपए ग्राम था, 10 ग्राम जो भाव होता है गोल्ड का, वो पहुंच गया 60,000, 70,000, 30,000 लोग ऊपर देख के गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा जो था ब्लैक का था। उन्होंने शो ही नहीं किया ये पैसा, 1000 का नोट कभी दिखाया नहीं भाई, उन्होंने गरीब दिखाने की आदत है ना। आज इंडिया में बोले क्या चल रहा है, अरे कहाँ काम धंधा चल रहा है भाई यार, कहीं काम धंधा नहीं है। 2 वक्त की रोटी गुजारा कर रहे हैं और कुछ मजा ही नहीं धंधा करने में। पर भाई साहब देखो अलग ही, घर जाके देखो तो घर की में सब सुख सुविधा है, गाड़ियां हैं, बच्चे बढ़िया जगह पढ़ाई कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट को टैक्स देने में जोर आ रहा था। तो ये दिन वो धमाका हो गया था। फिस्कल पॉलिसी में चेंज हुआ तो उसके बाद एनआरआई जो बाहर का पैसा था वो अंदर आने लगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनके लिए फेवरेबल हो गई। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन दिया गया, तो एफडीआई इंक्रीज हुआ हमारा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बैंक ऑफरिंग लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ऑब्वियस सी बात है। अब मान लीजिए आप पैसे लेने के, अब जैसे देखिए अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो एक मुश्किल हो जाती है। क्यों मुश्किल? तो रीजन ये है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से क्या होता है, आप जो लोन लेते हो महंगा पड़ता है आपको। मान लीजिए स्पेशली अगर आपने बोल दिया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो लोन मिलेगा वो महंगा हो गया, पहले मान लीजिए वो मिलता था, अब मान लीजिए वो मिल रहा है 11% पे। अब मान लीजिए आपने गाड़ी ली जिसकी कीमत 10 लाख है, आपने बोला 5 साल में चुकाऊंगा पैसा मैं, तो 11% इंटरेस्ट के साथ आपको लगेगा महंगा पड़ेगा आपको ये लोन। वही अगर मान लीजिए ये 11% की जगह हो जाता है भैया 8%, तो अब 10 लाख रुपए का लोन लेने में आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपके ब्याज भी कम लगेगा, अब आप गाड़ी आराम से लोगे। वहीं अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर ले, वहां पे भी अगर महंगा कर दो तो जिस सेक्टर में करोगे महंगा वहां महंगा हो जाएगा। या फिर मान लीजिए सभी सेक्टर के लिए कर दिया, बैंक ने बोला कि भैया हर सेक्टर अब जो लोन है 11% के हिसाब से मिलेगा, तो फिर कौन लेगा? वो बोलेगा भैया इतना तो ब्याज चल जाएगा, इतना महंगा पड़ेगा, 5 साल तक चुकाना, लंबी किस्तें होती है, कोई छोटी मोटी किस्तें तो नहीं होती, हर महीने किस्तें आ जानी है और महीना खत्म होता पता लगता नहीं है, किस्त की डेट अपने आ जाती है। तो इस केस में क्या होता है, तो बैंक लोन अगर सस्ता होगा तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस को बूम मिलेगा, लोग ज्यादा पैसा लोन पे लेंगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो लोग हैं वो भी परचेजिंग बहुत ज्यादा करेंगे, कोई घर खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई ऑटोमोबाइल खरीदेगा, कोई 2 व्हीलर खरीदेगा, तो उससे ही बिजनेस ग्रो करेगा। साथ ही साथ जितने भी रिफॉर्म लिए लीजिंग और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अगर वो फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं, फायदा किसको मिलेगा? बिजनेसमैन को मिलेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर क्या बोलते हैं अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसमें बिजनेस फ्लरिश बहुत अच्छा करेगा। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में बैठ गई गणित? चौरसिया साहब पता लग गया? चले आगे। अगला क्या बोलना चाहता है हमसे, सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या क्या एस्पेक्ट अगर हम नॉर्मली सबको इकट्ठा कर ले, कौन से एस्पेक्ट है? रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर क्या है, जैसे हमने 1991 को लेके पढ़ेंगे जहां पे हम कि भैया कैसे पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करा गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया गया। ठीक है, उस तरह से ग्रोथ रेट आपकी जीडीपी की क्या है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम कितनी है, जितनी अच्छी पर कैपिटा इनकम होगी उतनी ज्यादा आपकी डिस्पोजेबल इनकम, उतना ज्यादा फ्लरिश आपकी इकोनॉमी करेगी, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है? ऑब्वियसली सेविंग होगी तो सेविंग भाई क्या करोगे, या तो बैंक में करोगे आप, भाई मान लीजिए सेवर है बैंक में डालोगे पैसा, या फिर आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर डालोगे, सेकेंडरी मार्केट में डालोगे, और ये पैसा किसको मिलेगा इन रिटर्न? बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस फ्लरिश करेगा। बैंक देगा तो बैंक को बदले में इसका इंटरेस्ट मिलेगा, इधर सेवर को इंटरेस्ट मिलेगा, इधर दोगे तो इसको पैसा मिलेगा, इसके बदले इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सर्किल है, जितना ज्यादा बढ़िया सर्किल बनेगा, जितनी ज्यादा सेविंग इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही फायदा बिजनेस को होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस बड़ा आराम से फ्लरिश करेगा। ठीक है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड आपकी कैसे हो रहे हैं बाहर के देशों से, जैसे कि अपने को देखने को मिल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के रूल के अंदर कि भैया हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड बड़े अच्छे हो गए, बाहर के देशों में काफी इज्जत हो गई अपनी। ठीक है, हर कोई अपने को बोलता भैया आप हो तो अब आप ही माने जा रहे हो, एक तरह से वर्ल्ड लीडर के रूप में आपको देखा जा रहा है, हर कंट्री आपके साथ टाई अप करने को तैयार है, आपके साथ बिजनेस करने को तैयार है। तो उससे फायदा किसको मिल रहा है? ऑब्वियसली इंडियन को ही मिल रहा है भैया, तो ये बात मानो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया भैया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए सर से आप चले आगे, चलिए जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट, भाई सोशल में कौन आएगा?
कस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशन, हम लोग हमारी जो जचेगी हम वो करेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस को हमारे बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। अगर हमें उनका कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और अगर या उस कंपनी के अगेंस्ट हम हो गए, जैसे हुआ था ना कि हमने बोल दिया भैया चाइनीज प्रोडक्ट बैन है इंडिया में, चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं परचेज करें, सभी इंडियन ने बोल दिया चाइनीज प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, तो फिर भैया क्या हुआ, भागना पड़ा ना मार्केट से, नुकसान हुआ दवा के। तो सोशल एनवायरनमेंट हमारे कल्चर्स, बिलीफ और एटीट्यूड पर बिलीव करता है। तो अगेन एज यूजुअल हमारे चौरस साहब का क्वेश्चन है और चौरस साहब का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, जिस देश में आप काम कर रहे हो, जिस जगह आप काम कर रहे हो, वहां के लोगों की सोच कैसी है, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका कस्टम क्या है, उनके बिलीव्स क्या है। अगर उस बिलीव्स के अगेंस्ट आप काम करोगे, उस कस्टम के अगेंस्ट काम करोगे, उस ट्रेडिशन के अगेंस्ट काम करोगे, उनके हेल्थ के अगेंस्ट काम करोगे, तो भैया आपका पट्टा कट गया, यह मान के चलिए। समझ में आई बात? तो क्या बोलना चाहता है ये बोल रहा है इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एजुकेशन। भाई आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जहां आप रह रहे हो, जहां आप काम कर रहे हो, वहां के लोगों का टेस्ट क्या है, लोग किसको प्रेफर करते हैं पहले, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, ये सब चीजें डिपेंड करती है एक बिजनेस के लिए। और बिजनेस को ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जब किसी उस एनवायरनमेंट के लिए, उस जगह के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। तो इंडिया में जो बोलते हैं बीफ इज अगेंस्ट, हम बीफ के खिलाफ है। बीफ समझते हो सब? अब ऐसा प्रोडक्ट ले जिसमें बीफ इंक्लूड हो, क्या प्रोडक्ट चल सकता है वो? सोचो, हमारे ट्रेडिशन के अगेंस्ट हो जाएगा, हमारे कस्टम के अगेंस्ट हो जाएगा, भैया बवाल मच जाएगा। कंपनी को रातों रात खत्म करना पड़ेगा, अपने वो छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ पे सारा स्टैंडर्ड। समझ में आई बात? तो दीज आर द थिंग्स। लेवल ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट, तो जो जिस सोसाइटी के अंदर बिजनेस है तो वहां पे उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, उनका टेस्ट कैसा है, किस तरह का उनको खाना पसंद है, या किस तरह के उनके मसाले वगैरह या XYZ जो भी है, किस तरह खाना पसंद है। हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थानी का खाना अलग होता है, पंजाबियों का फूड टेस्ट अलग होता है, ठीक है, बिहार साइड जाए तो उनका फूड टेस्ट अलग है, यूपी साइड जाए तो उनका फूड टेस्ट अलग है। तो वो टेस्ट, उनका कल्चर क्या है, उन सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोशल एनवायरनमेंट मे नॉट हैव इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट तो नहीं होगा पर इसका इंपैक्ट लॉन्ग रन पे बहुत तगड़ा पड़ सकता है। तो आप सोचो लॉन्ग रन सस्टेन करने की वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर सोशल एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट हो गया है तो। चलिए जी, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये भैया ऑब्वियसली सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, क्लोथ्स, ये इनके लिए एक मौका लेके आता है, नहीं आता? आता है सर। कैसे लेके आता है भैया? उनको पता है कि दिवाली है या फिर ईद है या क्रिसमस है या और भी बहुत सारे त्योहार है, पोंगल वगैरह हमारे होते हैं साउथ साइड के अंदर, ठीक है, मकर संक्रांति हो गया, तो ये सब चीजें हैं, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। अगर आप इनके कल्चर्स और ट्रेडिशंस, वैल्यूज को फॉलो करते हो तो उनको आप अगर वो चीज प्रोवाइड करोगे उनके कल्चर्स में, उनके ट्रेडिशन में, उनके वो त्योहार में, फेस्टिव के दौरान, तो फिर आपसे ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको ज्यादा महत्व देंगे, आपकी ज्यादा गुडविल और लॉयल्टी जनरेट होगी मार्केट के अंदर और बिजनेस अच्छा पैसा कमा के उठेगा। आगे सुनो, तो आप जहां रह रहे हो तो आप अपना मतलब मान लीजिए फॉरेन कंपनी आई है, वो बोलते हैं हम तो क्रिसमस बिलीव करते हैं, हम ईद बिलीव नहीं करते, तो तुम्हारी गलती है भैया, हम तो यहाँ सब बिलीव करते हैं, हम एक साथ हैं, सेक्युलरिस्ट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे एक साथ भाई मिलके जीते हैं। तो अगर किसी के साथ अन्याय करोगे तो सारे इकट्ठे होकर तुम्हें भी चल दो भैया, बाहर निकलो। चलिए जी, नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा कॉमन फैक्टर जो इंडियन सोशल एनवायरनमेंट के जो होते हैं वो कौन से हैं? जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ जॉब इन माइनॉरिटी एंड वुमेन सेक्शन को लेकर बात होती रहती है और ये चलता रहता है, काफी सालों से चल रहा है, ठीक है। माइनॉरिटी सेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब के अंदर, वुमेन्स के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात होती है, ठीक है, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। अगेन वो जो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, बिलीफ, क्रीड, कलर, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वही बात हो रही है सोशल एनवायरनमेंट इसका। भाई आज ही बोलते हैं ना भाई, आज का रिजल्ट देखो, जो मैंने रिजल्ट देखे इन दिनों, छोरियां जो बाजी मारी है, हमारा बोलते हैं ना छोरियां छोरा सा कम थोड़ी हुआ है, तो वाली बात है कि छोरी छोरों से कम थोड़ी है भैया, बराबर चल रही है, आज कंधे से कंधा मिला के चल रही है, उनमें वही टैलेंट है और उतने ज्यादा मेहनत कर रही है, साथ ही साथ दोनों चीजों को संभाल रही है, वर्क लाइफ भी संभाल रही है और अपनी पर्सनल लाइफ भी संभाल रही है, तो भैया उनके लिए तो हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट बनता ही बनता है, ठीक है। तो वो चीज मैं बोलना चाहूंगा, तो वही हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है कि भैया आपको वो चीज करनी ही है, ठीक है। ये डिमांड है आज की और ये डिमांड हमेशा रहनी भी चाहिए।
चलिए जी, डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स, लग्जरी आइटम्स इन द मिडिल क्लास फैमिली, ऑब्वियसली बताया क्योंकि जीडीपी ग्रो हो रही है, देश की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड पीपल जो लिविंग जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं इंडिया की, उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। अब वो भी डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें भी ऑटोमेटिक मशीन, हमें भी एक लग्जरी लाइफ चाहिए, पैसा कमा रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे पास भी गाड़ी हो, गाड़ी में विंडो वाले जो ऑटोमेटिक विंडो हो, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम भी हो बढ़िया, उसके अंदर गाड़ी भी बड़ी वाली लेंगे, ठीक है, एक्सयूवी लेंगे या फिर एसयूवी सेगमेंट में जाके लेंगे, साथ ही साथ घर के अंदर फ्रिज भी होना चाहिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी होनी चाहिए, गीजर भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा तो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई। तो यहां पे आप देख रहे हो हर एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है। तो अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी अच्छी होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोसाइटी की सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, एंजॉय करेंगे लाइफ को, बाहर घूमने की इच्छा होगी, टूरिज्म सेक्टर तभी तो डेवलप होगा, तभी तो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा भाई? मेरे जेब में 100 रुपए नहीं है और बात कर रहा हूँ मनाली जाने की, कहाँ जाऊंगा मनाली? वैसे गर्मी बहुत पड़ रही है इन दिनों, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं घूम के आऊँ। समर वेकेशन यार, वही वाली बात है, समर का टाइम आता है नानी का घर याद आता है, नानी तो अब है नहीं, भगवान का ख्याल रखे हमेशा, पर वही वाली बात है, आदत है, ठीक है, एक हमारे अंदर ट्रेडिशन है कि यार गर्मी आ गई है कहीं बाहर चलते हैं, री एनर्जाइज करते हैं, रिलैक्स करते हैं, साइट सीन करते हैं, चाहे आराम ही करो, कमरे में पड़े रहो, सोते रहो, आलस की तरह ऐसे पड़ जाओ, उठो ही नहीं दरियाई घोड़े की तरह पर वो री एनर्जाइज हर इंसान को रिक्वायर्ड है। पर ये कब होगा बेटा? जब आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो री एनर्जाइज करोगे, तभी तो घूमने जाओगे, तभी तो मनाली, शिमला, ऊटी, मुन्नार, उत्तराखंड, ये तभी तो निकलोगे, नहीं तो घर पड़े हो कहाँ जाओगे फिर? तो हर एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। डिमांड टू इंप्रूव द एजुकेशन लेवल्स ऑफ गर्ल चाइल्ड, ऑब्वियसली जो हमने देखा था, एक टाइम था, एक सीरियल आता था बालिका वधू, सुना कभी आप लोगों ने सीरियल के नाम? बहुत फेमस हुआ था यार, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। शायद उनकी जो एक्टर थी उसकी डेथ भी हो गई है, जो एक्ट्रेस थी, पर वो सीरियल एक अलग तमाचा था समाज के ऊपर। वो मतलब मैं तो डेली सोप्स नहीं देखता, पर वो डेली सोप ऐसा था कि वो हर एक जोनर ऑफ जो बोलते हैं ना सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कमाता हुआ आदमी हो, चाहे वाइफ हो, घर में मम्मी हो, सबको इम्पैक्ट किया। और उसने एक सवाल बड़ा सिंपल सा क्रिएट किया, तो उसका एक डायलॉग, उसका जो गाना था वो बहुत बढ़िया था, छोटी सी उमरिया में। तो वो वाली बात कि छोटी सी उम्र में आपने शादी कर दी, उसको कोई पहचान नहीं, उसको कोई समझ नहीं है, और फिर उसको किस किस तरह से गुजरना पड़ता है, उसके दूसरे घर जाती है तो उसको क्या क्या देखने को मिलता है। तो वो एक तमाचा था, क्योंकि उस समय मानते थे भाई क्या पढ़ना है, तो शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, वहाँ संभालना है, पढ़ाई लिखाई को लेना देना नहीं है। और वो चीज़ें बदलाव होना जरूरी है, और देखने को मिल रहा है आज की तारीख में, हमारी छोरियाँ किसी से कम नहीं है। चलिए जी, दूसरी बात करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स हैज बिकम पॉपुलर। ये तो पता ही चलता है आज सबको, जो आपके मेंटोर हैं रोशन कृष्णा, उनके फ्लेक्सेस देखो, मैं बोला कल उन्होंने फ्लेक्सेस से करे, मैंने भैया क्या फ्लेक्सेस है आपके, गजब। बोले आप भी जुड़ जाओ, नहीं यार ये आप करिए, हम सुबह उठ के योगा कर लेते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, इतना ही शरीर हमारा साथ दे सकता है। आप काफी टाइम से करते हो और आप एनर्जेटिक हो और आपको फिटनेस फ्रीक हो, तो आप ज्यादा, तो आज की जनरेशन भैया वो 6 पैक ऐप बनाने वाला जो ट्रेंड है, ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस, जिम जाके वर्कआउट करने का जो ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं से किसका पार्ट है? सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ऑब्वियसली अब बिजनेस को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो फूड बना रहे हो वो हाइजीनिक होने चाहिए, जो आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज भी जरूरी है किसमें? सोशल एनवायरनमेंट में, अगर बिजनेस को फ्लरिश करना है तो। आगे हम बात करते हैं सम एस्पेक्ट, अगर पूरा इसको समझ ले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये भी किसका पार्ट है? सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है कि भाई आप जहां रह रहे हो वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। पहले की क्वालिटी ऑफ लाइफ और आज की क्वालिटी ऑफ लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आज सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी हो गई है। हेल्थ सेक्टर ने इतना अच्छा रिफॉर्म कर दिया है, ठीक है, पहले लोगों की नॉर्मल एज 31-32 हुआ करती थी, आज एवरेज 60-62 है, तो कहीं ना कहीं डबल हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी हेल्थ सेक्टर के अंदर खूब इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, कैसे इज्जत मिल रही है, बर्थ एंड डेथ रेट, ये भी बहुत चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर कि पहले की बर्थ रेट क्या थी, डेथ रेट क्या थी, और आज की कितने चेंजेस हो चुके हैं। एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स इनोवेशन लाइफस्टाइल, ऑब्वियस सी बात है भाई, इनोवेशन और लाइफस्टाइल
बिजनेस तो कर सकता है, पर अगर कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर वो चीज पसंद नहीं करता, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में जीरो हो जाती है ऑटोमेटिकली। एजुकेशन लिटरेसी रेट काफी इफेक्ट करता है। कंजप्शन हैबिट्स क्या है हमारे, ठीक है, जो लोग कंज्यूम करते हैं वो किस तरह के गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की बातें। ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट्स ऑफ पीपल, इन सब ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें किसका पार्ट है बेटा, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ऑब्वियसली बिजनेस को ये सब चीजें क्या करनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है कि वो जो है इन सब का ध्यान रखे, इन सब के बारे में सोचे और उसके बाद ही बिजनेस को रन करें। एनीथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ दिस थिंग विल लीड देम टू टाटा बाय बाय, खत्म मीम। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे भैया यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेके। और पॉलिटिक्स जो है बड़ी ही गंदी चीज है, ये सुनने को मिलता है पर अच्छी चीज भी है अगर आप इसको अच्छी तरह यूज करते हो तो। देखिए अगेन बात वही है, अगर पॉलिटिक्स आप देश की भलाई के लिए यूज कर रहे हो, देश की तरक्की के लिए यूज कर रहे हो, कोई नुकसान नहीं है। पर पॉलिटिक्स आप किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है जिस वो इन्वायरमेंट ऐसा हो रहा है जहां पे कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो भैया उस देश का भंटाधार है। तो बात यहाँ पे भी वही हो रही है कि अगर किसी इन्वायरमेंट में अगर किसी बिजनेस को सस्टेन करना है तो वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है उस पे बड़ा जोर देना जरूरी है। अगला बात करते हैं तो हमारे वही वाली चौरसिया साहब, तो पहले दो समझ में आ चुके हैं आपको, तो अब तीसरा हम जो है चालू कर रहे हैं चौरसिया साहब के साथ मिलके, और वो बोलना चाहता है दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट है पावर के अंदर, उसका एटीट्यूड क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एटीट्यूड, रवैया कैसे है, पॉलिसी चेंजेस जो इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हो, जिस भी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, तो उसका रवैया कैसा है बिजनेस को लेकर। क्या वो बिजनेस फ्लरिश गवर्नमेंट है या फिर वो तानाशाह गवर्नमेंट है जो कि भैया बिजनेस को फ्लरिश करने नहीं देती। क्या वो प्राइवेट सेक्टर के साथ है या सिर्फ वो पब्लिक सेक्टर के साथ है। तो ये बहुत इंपैक्ट होता है, बहुत जरूरी होता है देखना कि भैया आपके गवर्नमेंट का रवैया क्या है। ठीक है, तो अगर उसका रवैया जो है, उसका एटीट्यूड जो है अगेंस्ट है पॉलिसी के, किसके, बिजनेस के पॉलिसीज के, बिजनेस को फ्लरिश करने की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, तो वहां पे बिजनेस कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वी कैन मेक एन एग्जांपल ऑफ गुजरात, कि गुजरात को कैसे डेवलप किया गया। वहां पे गवर्नमेंट ने भैया फुल आजादी दी कि भैया आइए आप यहाँ अपना हब सेटअप कीजिए, ठीक है, उनको फ्रीडम दी, और उसके बाद देखो आज गुजरात कितना ज्यादा फ्लरिश हो गया। इस तरह से हैदराबाद है जो ऑब्वियसली कोशिश कर रहा है कि उसको आईटी हब में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जितना अच्छा गवर्नमेंट का एटीट्यूड होगा, जितना उसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा बिजनेस वहां पे फ्लरिश करेगा। चलिए, The political environment has an immediate and great impact on the business transaction। सिंपल सी बात है, अगर बोल दिया भैया कल से प्लास्टिक बैन तो बैन, कल से ये बैन तो बैन, लेदर कल से बैन तो बैन, तो उस समय जीता जैसे आया वैसे ही बैन, तो वैसे ही बैन, तो काम खत्म हो गया, प्रॉब्लम बिजनेस टन 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 हो गया। तो इमीडिएट इफेक्ट होता है। बिजनेस नीड टू स्कैन द एनवायरनमेंट केयरफुली एंड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसको स्कैन करते रहे भाई, पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो भी जहां पे भी, जैसे मान लीजिए इंडियन कंट्री की बात करते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट का रवैया कैसा है, गवर्नमेंट फ्लरिश करना चाहती है नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट का रवैया अगेंस्ट तो नहीं, अगर अगेंस्ट है तो फिर आपको फ्लरिश नहीं करने देगी, आपको ले चलो पहली फुर्सत से निकलो, आप सस्टेन, भाई होता है ना रुकावटें, इंटरफेरेंस अगर होगा बार बार हर चीज में, रोक दिया जाएगा, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ना ना ये तो कतई नहीं कर सकते, तो फिर आप बोले मैं करने क्या आया हूँ भैया, मेरे को कुछ मत करने, तो मैं जाता हूँ, आप बैठो आराम चिल मारो। वो वाली बात है, आप अपने घर पे कोई काम कर रहे हो, आप मम्मी आके बोलते ये नहीं कर सकता, चलो कोई दूसरा कर लो, वो कर, पापा बोले ये नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप, कुछ करोगे नहीं, बोले यार कुछ कर ही नहीं सकता मैं। तो वही बात है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिक्स जो हेड है आपको ऑन रन करने वाले कंट्री को, वैसे आपके घर में जो फादर हैं, आपके जो लीडर हैं, जो करता धरता है, उनका नेचर क्या है, उनका रवैया कैसा है, उस पर आपका भविष्य काफी डिपेंड करता है। अगर फादर से कई मूवीज में देखने को मिलते हैं, फादर्स होते हैं, जैसे कि मूवी याद है ये जवानी है दीवानी, अभी 10 साल कंप्लीट किया उसने पूरे अपने,
उसमें रणबीर कपूर के जो फादर होते हैं, ही वाज लाइक, वो होता है भाई अकेला होता है, फिर भी लाइक तेरे को अपनी जिंदगी जीनी है, जा जी क्या, रुकना मत, चिल मार। कभी ना कभी जब ये चीजें होती है तो उस इन्वायरमेंट के अंदर आप फ्लरिश बड़ा आराम से करते हो। और जहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, हर चीज में रोका टोकी होती है, बाहर जा रहे हो शाम को, जैसे देख लो हर एक बच्चा उस चीज से गुजरता है, ठीक है। जब आप एक टीन एज में होते हो, 14, 15, 16, 17, 18 साल में होते हो, तो आपको एक बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। रात के 8 बजे बाद बाहर कहाँ जाना है, घर बैठ, दोस्तों से कितना मिलना है, ये रहो वो रहो, ये करो वो करो, मतलब आपको कोई भी चीज़ की इजाज़त नहीं होती। और उनके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको सब चीज़ों की इजाज़त है, उसमें भी लिमिटेशन के साथ इजाज़त है, तो उस समय आप फ्लरिश नहीं कर पाते। कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो बाहर अपने बच्चों को नहीं भेजते, बोलते नहीं क्या करना बाहर भेज के, यहीं रहो यहीं कमा लो, तो वो अपने करियर में उतना ग्रोथ नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, जैसे कि जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वो ही बिजनेस है, वहीं से चीजें सीख सकते हो आप, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द थिंग्स, क्लियर। तो जैसे आप सोशल एनवायरमेंट हो सकते हो, सोचिए ना आप करो तो आपकी मम्मी बोलती है देख गुप्ता जी का लड़का क्या कर लिया, सोसाइटी की बातें चल रही है, सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है। चलिए आप बोलने की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे 1977, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का रुख कैसा होता है, तो 1977 में कोका कोला कंपनी को भैया अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि जनता गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने बोला कि भैया एक पॉलिसी निकाल दी, जितनी भी फॉरेन कंपनी है छोड़ के जाओ इंडिया से। So that's why 1977 Coca-Cola company had to shut down its operation in India due to sandback of all the foreign company policy framed by the Janata government। तो ये जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, जितने भी फॉरेन कंपनीज है वो घर जाओ, जैसे मैं बताया था, क्योंकि पुरानी यादों ने हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हमने मान के रख लिया दिमाग के अंदर कि भैया फॉरेन कंपनीज आएगी तो हमें क्या कर देगी, गुलाम बना के रख देगी। तो उस समय ये रूल आया और उनको जाना पड़ा। पर 1991 वापिस आया, जब 1991 में आया, एलपीजी आया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो कोका कोला कंपनी वापिस आई, कोका कोला क्या पेप्सी आई, थम्स अप आई, सब कंपनीज इंडिया का एंटर करके आई है, ठीक है। चलिए कॉमन फैक्टर इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बेटा, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड हो गया, हैदराबाद गवर्नमेंट इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन बूस्टिंग आईटी इंडस्ट्री। तो इसको आप कहीं ना कहीं साइबर हैदराबाद कहा जा रहा है, नहीं तो हैदराबाद की जगह साइबर इंडस्ट्रीज के नाम से, साइबर हैदराबाद के नाम से बोला जा रहा है, जैसे पुणे बोलते हैं हम। 1991 इट वॉज इजी फॉर द कंपनी टू एंटर इन टू इंडिया मार्केट ड्यू टू विच द कोका कोला कंपनी री एंटर इंडियन मार्केट। आगे समझ में। चलिए अगला बोल रहा है सम एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है कंट्री की, उस पर डिपेंड काफी करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री कैसी है, प्रोफाइल कैसा है, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो अच्छे हैं, करप्ट थोड़ी है, रेड टैपिज्म थोड़ी ज्यादा है। रेड टैपिज्म का मतलब होता है कोई भी काम कराने के लिए पहले घूस दो, तो उसके बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हर चीज में पोक करोगे, नाक डालोगे तो भैया काम कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो चीज अगर है तो फिर वहां पे बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाएगा। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, भाई बाहर की जो एमएनसीज आ रही है उनके साथ कैसा व्यवहार है, वो भी काफी डिपेंड करता है। वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है, वो चाहती है जब कि देश में तरक्की हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, रोजगार बढ़े, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो, तो फिर वहां पे ज्यादा इजीली फ्लरिश करेगा बिजनेस इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स। क्लियर है, आगे बस समझ में। तो आज हमने जो कंप्लीट किया वो डायमेंशंस कंप्लीट किया। डायमेंशन 5 होते पर हमने 3 कंप्लीट कर लिए, अभी 2 डायमेंशन बच रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे लीगल को लेकर और कहीं ना कहीं बात करेंगे टेक्नोलॉजी को लेकर। फिर बात करेंगे कि भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया है तो उसके कुछ फीचर्स, या फिर हम बोलते हैं एलपीजी को लेकर बात करेंगे। तो अगली क्लास में जुड़ना ना भूले, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।